गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की बेरुंदा पंचायत समिति की थावड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है। और मुख्यालय पर हमारे साथ यहाँ के मतदाता हमारे साथ है। मैं आपको इस थावड़ा की एक पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि इस थावड़ा में 9058 मतदाता हैं जो अपने मतों का उपयोग करेंगे। और इस वक्त सरपंच के 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और ये एक कृषि क्षेत्र है। यहाँ के मजदूर जोधपुर, अजमेर, नागौर और आसपास के क्षेत्र में अपने कृषि क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और यहाँ से करीबन 60 से 100 गाड़ियों में भरकर रोज सैकड़ों की संख्या में मजदूर मजदूरी के लिए जाते हैं। और यह कृषि क्षेत्र में इस गांव का नाम नागौर जिले और अजमेर जिले की बॉर्डर पर यह गांव बसा हुआ है। और इस गांव में सबसे बड़ा प्याज और लहसुन देश में ही नहीं विदेशों में भी जाकर इस गांव का नाम अपने आप में यहाँ के किसान अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। और यह सबसे बड़ी बात, यहाँ मटर और एक ऐसी चीज है शकरकंद जो पूरे प्रदेश की हर मंडियों में जाकर अपने इस थावड़ा की एक अलग पहचान रखता है। और थावड़ा एक अपने आप में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। और यह करीबन 9058 मतदाता जो है इस बार अपने मतों का उपयोग करेंगे और मतों का उपयोग करके और यहाँ की सरकार चुनेंगे। इस सरकार की जो सरकार चुनी जाएगी वो इस गांव का विकास होगी। और जो सरकार चुनी जाएगी वो पढ़ी लिखी होगी। और पढ़ी लिखी होगी तो गांव का विकास करेगी। और गांव का विकास होगा तो अपने आप में एक अलग पहचान होगी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार किस प्रकार विकास करेगी। आप अपने युवा हैं, आपके गांव में किन प्रकार की समस्या है, आपके गांव में कितने सरकारी कार्यालय हैं, वो किस प्रकार संचालित हो रहे हैं, सरकार से आने वाली योजनाएं आप लोगों तक कब तक और कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही है और नहीं हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है। ये हमारे राजनेता कितने जागरूक हैं और मतदाताओं का ध्यान रखते हैं और किस प्रकार सुविधाएं, मैं जानना चाहूँगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मनोज जी, आप युवा हैं और आने वाले सरपंच से युवाओं को लेकर किस प्रकार की आशाएं रखते हैं, क्या आपकी मांग है? सर, युवाओं का ये है हमारा मुद्दा। हम लोग युवा को इतना टाइम हो गया हमें ना तो हमारे खेल मैदान का हमेशा हर बार जब भी यह चुनाव होता है खेल मैदान का मुद्दा हमेशा उठा है। 5 साल बीत जाते हैं ना कहीं पे खेल मैदान तो छोड़ो, आपको कहीं पे ट्रैक वगैरह ऐसा कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। और ना ही युवाओं को अगर शिक्षा में भी आगे बढ़ेंगे तो ना उनको किसी भी तरह का पंचायत की तरफ से इनामी राशि वगैरह सुविधा वगैरह कोचिंग सुविधा हॉस्टल ऐसा कुछ पंचायत की तरफ से आपको कहीं पे भी प्रयास नहीं मिलेगा। तो हमारे युवाओं ने सबसे बड़ी मांग रखी है कि युवाओं की जब तक पूछ नहीं होगी तो उस गांव का विकास नहीं होगा। उस गांव का विकास नहीं होगा तो उस गांव का देश में नाम नहीं होगा। देश में नाम नहीं होगा तो विदेश में नाम कहाँ से होगा। तो युवाओं की सबसे बड़ी मांग है कि कम से कम जो आने वाला सरपंच, जो गांव की पहली आंख, जो गांव का सरकार जो चुनकर जाता है, हर बार हमें वादा करता है, पर युवाओं की सबसे बड़ी मांग है कि हमने आज तक हमेशा खेल मैदान की मांग रखी है। अब तक जो भी सरपंच चुने गए इन किसी ने भी खेल मैदान की सुविधा नहीं की। और खेल मैदान में जब युवा जाएगा तो सरकारी नौकरी पाएगा, सरकारी नौकरी पाएगा तो अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा तो अपने गांव का नाम रोशन होगा, और अपने गांव का नाम रोशन होगा तो पूरे देश में इस गांव की एक अलग पहचान होगी। तो युवाओं की सबसे बड़ी मांग आने वाले सरपंच है कि हमारे यहाँ खेल मैदान होना चाहिए। और भी हमारे साथ और हैं, हम और जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? राधेश्याम जी, आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशाएं? हम आने वाले सरपंच से ये अपेक्षा करते हैं, एक तो ग्राम में विज्ञान संकाय नहीं है लंबे समय से, आने वाले कोई सरपंच ने ऐसी कोई वाणिज्य संकाय की प्रयत्न किया है। हम अपेक्षा करते हैं उनसे कि वाणिज्य संकाय खोलाए और आने वाले नई जनरेशन का। आपकी सबसे बड़ी मांग है कि युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ विद्यालय जरूर है पर कुछ ऐसे जो संकाय जो नहीं है वो कम से कम आने वाले सरपंच इन बालकों का ध्यान दे, इन शिक्षा के क्षेत्र में अपने अग्रणी बनाने के लिए। एक तो क्या क्या चीज बताई थी आपने? वाणिज्य संकाय, एक वाणिज्य संकाय और बच्चों के लिए ये कोई खेल स्टेडियम के लिए, जिससे आने वाले कंपटीशन में, पुलिस कंपटीशन में, मिलिट्री के अंदर, आर्मी में इत्यादि के लिए ट्रैक नहीं है, बच्चे नहीं व्यायाम कर पाते हैं और नहीं चयनित हो पाते हैं। आप जो चीज कह रहे हैं आने वाले सरपंच के लिए ये सारी चीज सुरक्षित है, लाइव चैनल पे सारी चीज दिखेगी और आने वाले सरपंच के लिए हमेशा के लिए याद होगी। तो और भी कुछ ऐसी चीज है हम और भी हमारे साथ जानना चाहें। ये हमारे साथ बाबा जी, क्या नाम है आपका? जोराराम जी, आपके गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं? मेरे तो पानी की समस्या है ज्यादा। गाँव का पानी मेरे खेत में आता है पूरा ही कचरा। यहाँ गांव के कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, सारा का सारा पानी आप ले लेते हैं, ये क्या कारण है? ये इसके ऊपर तो आप पे मुकदमा दायर होना चाहिए कि सारे गांव का पानी आप ले लेते हैं। क्यों?
वो नालो निकले जिद्दो वो नालो मारा खेत में छोड़ दियो। इन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच पे सबसे बड़े आरोप लगाया है और पक्षपात का भी आरोप लगाया है कि इन्होंने किसी प्रकार का एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात रखने में नाकाम होते हैं, सरकार सुनती नहीं है। और जो गांव का जो गंदा पानी होता है वो कम से कम बाहर ऐसी जगह छोड़ना चाहिए, वो वह बाहर नहीं निकालकर इनके खेत में डालने के कारण इनके परेशानी है। तो इनका भी ये कहना है कि इस प्रकार की जो सरपंचों ने जो पहले जिस प्रकार की जो गलतियां की है वो आइंदा इस प्रकार की गलती नहीं करे और इन्हें पानी से मुक्ति दिलाए। और भी हमारे बीच है, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? प्रकाश जी, आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? हमारी यही है कि नालियाँ साफ रहे, बस नाली बहुत गंदी रहती है, कभी साफ नहीं रही आज तक। मैंने 20 साल हो गए देखते हुए। पूरे देश में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ की सरकार जब तक जो रही है, यहाँ के सरपंच अब तक युवाओं ने जो आरोप लगाया कि यहाँ की नालियों में गंदगी भरी है, जो पानी रोडों पर फैल रहा है। तो इनकी सबसे पहली एक ही मांग है कि स्वच्छ भारत होगा तो हमारा अच्छा विकास होगा। तो इनका पहला कहना है जो ये गंदगी जो है नालियों की है, साफ सफाई की व्यवस्था कराए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे गाँव का विकास हो। इस बीच कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है साहब आपका? दीनदयाल कुमार। दीनदयाल जी, आपके गांव में हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल में ठीक है, लेकिन बड़ा चाहिए हॉस्पिटल। आसपास के करीब 50 गांव लगते हैं और रोड और खेतों में जाने का रास्ते सारे टूटे हुए पड़े हैं, सारे खड्डे पड़े हैं, गाड़ियाँ चलती है तो यहाँ घूमती है, पानी के टैंकर नहीं पहुँच पाते। आपने सबसे बड़ी बात यही कही है कि यहाँ के जितने भी रास्ते हैं सरकारी योजनाओं के तहत इतना पैसा आता है, इतना फंड आता है, मगर यहाँ की कम से कम रोडों की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यहाँ जब भी जाते हैं जिस व्हीकल की स्थिति 6 महीने में जिसकी हॉर्न की आवाज़ नहीं होती है, उस व्हीकल के पुर्जों की आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है। तो कम से कम आने वाली सरकार, आने वाले सरपंच और आने वाले जनप्रतिनिधि जो भी हैं, कम से कम इनकी व्यवस्था करें। इस गांव से जो भी गांव लगते हैं इनकी ढाणियाँ कम से कम 50 से आसपास ढाणियाँ, उनके रास्तों को कम से कम सही ढंग से कराएं, सड़क बनाएं। और भी हमारे बीच कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? नारायण लाल। नारायण जी, आपके गांव में ऐसे कौन कौन से सरकारी कार्यालय हैं जो नियमित काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 40 सालों से हमारे कई सरपंच बन गए और चले भी गए। इस बार हमने एक ऐसा सरपंच चुना है जो 40 सालों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी आपने सरपंच चुना नहीं, अब तो चुनना बाकी है। अभी तो सिर्फ उम्मीदवार हैं। 10 तारीख में जिस दिन आप मोहर लगाएंगे, टिकी लगाएंगे, मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो घर में नहीं रहे, 10 तारीख को कम से कम अपनी सरकार चुनने के लिए आगे निकले और अपना मत का उपयोग करें। तो आप किस प्रकार की क्या आशाएं रखते हैं ये बताएं। यही है कि हमारे गांव के अंदर एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चारों तरफ रास्ते हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। कोई छोटा वाहन नहीं जा सकता है, बड़े वाहन भी नहीं जा सकते हैं। इसमें कई तरीके की और भी समस्या हैं हमारे गांव के अंदर, जैसे जल है, जैसे रोड लाइट की भी समस्या है, और भी ऐसी कई समस्या है जिसमें हाँ, इसलिए सबसे बड़ी समस्या इन्होंने रखी है कि आने जाने अंधेरे के समय में यहाँ रोड लाइटों की व्यवस्था नहीं है। जो भी सरपंच जीत कराए कम से कम इस गांव में रोड लाइटों की व्यवस्था कराएं, जिसमें बहन बेटी से लेकर रात बिरात कोई भी व्यक्ति आए तो कम से कम खड्डों में नहीं गिर पाए। क्योंकि अभी तक जो आरोप लगे हैं सारी रोडें खड्डों में तब्दील हो रखी है, रोड किसी प्रकार की नहीं है, कच्ची रोड है। तो कम से कम वहाँ एक लाइटिंग होगी, शहर में लाइटिंग होगी, गांव में लाइटिंग होगी, तो हर व्यक्ति बुजुर्ग आदमी से लेकर हर युवा कम से कम अच्छे ढंग से पहुँच पाए। ये आने वाले सरपंचों से मतदाताओं की मांग है। कुछ और भी हमारे बीच में है। क्या नाम है साहब आपका? सुनील जहांगीर। जहांगीर साहब, आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि हमारे देश की जनता ने ये कहा था मोदी जी के लिए कि अब की बार मोदी सरकार, तो हम यही कहते हैं सारे के सारे कि क्योंकि सरकार कहाँ से आएगी? गांव से आएगी, बाजार से आएगी, किसी दुकान से आएगी? ये सरकार सिर्फ मतदाताओं की भावनाओं की है और मतदाता जो देगा वही जीत कर आएगा। ये मतदाताओं पर निर्भर करता है कि कौन किसकी सरकार है। ये गुप्तदान और मतदान ये दोनों बराबर हैं। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपना मतदान करें और गांव की सरकार चुनें। हम और भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमाराम जी, आप बुजुर्ग हैं, अब तक आपने कितने सरपंच बनाए? सरपंच को बढ़ा दिया। तो सरपंच क्या अपनी जबान पे पाबंद होते हैं या लोगों को समय निकलने के बाद ठिंगा दिखाते हैं? तो मेरा गांव के बारे कोई शब्द ही नहीं है। गिलाम चला कचरा होता है और बहुत गांव दुख पाता है। तो गांव में कचरा करता कौन है? सरपंच करते हैं या आप करते हैं? करते तो गांव ही है सर। तो फिर इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरपंच करेगा।
क्यों? कचरा आप करते हैं, व्यवस्था सरपंच, आप उस कचरे को यहाँ डालेंगे नहीं तो कचरा होगा ही नहीं। कम से कम अपने आप में तो सुधार करें। और भी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। क्या नाम है साहब? गणपतलाल कुंवर सर। गणपतलाल जी, इस समय सरकारी कार्यालय ऐसे कौन कौन से हैं जो आपकी नियमित सेवाएं दे रहे हैं? सर लगभग सरकारी कार्यालय हमारे बराबर सेवाएं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मेरी जनता से यही अपील है कि जो सरपंच आए वो शिक्षित आना चाहिए, ताकि शिक्षित आएगा तो अपने आप गांव का विकास होगा और एक गांव को हम मॉडल गांव के रूप में देखना चाहते हैं। ये लोग यहाँ कहते हैं कोई जातिवाद के नाम पे वोट करता है, कोई धनबल के नाम पे वोट देता है, कोई किसी के नाम पे, तो आप किसके नाम पे वोट देंगे? सर हम योग्यता के हिसाब से शिक्षित, सेवाभावी, ईमानदार उम्मीदवार होना चाहिए जो आगे चल के जनता का विकास, गाँव का विकास करे। हाँ, यहाँ का युवा जाग चुका है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता कहते हैं न हम जातिवाद के नाम पे वोट देंगे, न किसी धनबल के नाम पे देंगे, न किसी के बेखाओं में आकर वोट देंगे। वोट तो हम देंगे विकास के नाम पर देंगे। जो विकास पुरुष होगा, जो गांव का विकास कराएगा, उन्हीं को अपना मत का उपयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। और भी हम हमारे साथ युवा और हैं, हम उनसे जानना चाहें। अरे अरे आगे आओ, आगे। क्या नाम है आपका? अरे नाम क्या है? घनश्याम जी कुमावत। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं? रेलगाड़ी चलाते हैं, छकड़ा गाड़ी, बोलेरो चलाते हैं? बोलेरो तो दौड़ती है, आप पीछे क्यों दौड़ते हैं? आपके यहाँ ब्रेक गियर क्यों लगाए? क्या कारण है? क्या इन जनता में इस भीड़ को देखकर आप घबरा रहे हैं या मेरे से घबरा रहे हैं? तो फिर ब्रेक जाने का कारण मुझे पकड़ के रखना पड़ रहा है आपको। अभी भी आप भेग जा रहे हैं। तो आपके गांव में कैसा सरपंच चाहिए? बढ़िया का मतलब गोरा, काला, पीला, पढ़ा लिखा होना चाहिए, गांव का विकास करा सके। तो आप गांव में क्या क्या विकास चाहते हैं? सभी चाहते हैं रोड हो और पानी पहुँचे। आप ड्राइवर हैं और आपका एक ही काम है कि हमारी यहाँ रोड अच्छी हो तो मेरी गाड़ी अच्छी चलेगी। बिल्कुल आने वाला सरपंच वही होगा, वो आपकी रोड बनाएगा और आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। इस बीच कुछ और भी है। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है? नेमीचंद जी, आपके गांव में आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? हम तो आने वाले सरपंच से ये आकांक्षा कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था बिल्कुल कम है। यहाँ माध्यमिक स्कूल है, हम चाहते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय बने लड़कियों की, उससे लड़कियां आगे बढ़ेगी तो गांव बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात कही है कि बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 12वीं तक विद्यालय है सरकारी, मगर अब बच्चियां पढ़ लिख कर अपने आप में कोई पायलट बन रही है तो कोई कुछ न कुछ अपने अपने ओहदे पे अपना एक विकास कर रही है। मगर वो पायलट बनने से लिए तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे बड़ी 10,000 के आसपास की आबादी है, 10,000 के आसपास मतदाता है, तो आबादी तो बहुत बड़ी है। इसके बावजूद यहाँ पर एक महाविद्यालय, बालिका महाविद्यालय नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी मांग है कि जो भी सरपंच जीत का है, यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ का MP हो या किसी प्रकार किसी राजनीतिक पार्टी का जनप्रतिनिधि, अपने आप में ये क्षमता रखता है, गांव की विकास की बात करता है, तो इन युवाओं की और बालिकाओं को लेकर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महाबालिकाओं के लिए महाविद्यालय हो, जिस कारण बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा मिल सकता है। अन्यथा ये एक मजदूर वर्ग का एरिया है और ज़्यादातर बहनें, माताएं अपनी मजदूरी के लिए कृषि क्षेत्र में चली जाती है, क्योंकि यह सुविधाएं नहीं होने के कारण दिन भर यहाँ की सैकड़ों गाड़ियों में, हजारों की संख्या में डेली मजदूर दूर दराज के जिलों में, आसपास के क्षेत्र में जाकर अपनी मजदूरी करते हैं। उसमें भी एक अपनी अलग, उन्होंने उसको इतना हुनर है कि वो अपनी एक अलग पहचान है। जो भी कृषि के क्षेत्र में जरूरत होती है, मजदूरों की बात होती है, तो ये सबसे अच्छे मजदूर कहाँ मिलेंगे कि थावड़ा क्षेत्र में मिलेंगे। इस प्रकार इन मजदूरी को रोककर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, तो कम से कम यहाँ बालिकाओं के लिए महाविद्यालय होना जरूरी है। और भी हमारे बीच में कौन है युवा है, आगे आइए। क्या नाम है साहब? कैमरा उधर है। गोवर्धन जी, आपको सरपंच से जीत कर आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? उम्मीदें बहुत होती है जनता को एक सरपंच से, और उम्मीदों के सारे वो उसको चुनता है। शिक्षित सरपंच हो, गांव का विकास करे। हर सरपंच आता है, वो एक ही बात कहता है, मैं विकास करूंगा। तो फिर हर बार, और अब भी आने वाले सरपंच सारे यही कह रहे हैं मैं विकास करूंगा। तो इसका निर्णय कैसे करेंगे? कौन विकास करेगा? किस प्रकार अपने मत का आप उपयोग करेंगे? जातिवाद के नाम पर?
जी नहीं, धन बल के नाम पर? जातिवाद के लिए हमारे विधान निर्माताओं ने संविधान नहीं बनाया, नहीं ये मतदान का कोई सिस्टम बनाया है। मत और दान ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दान शब्द की महत्ता हम समझ सकते हैं। मत क्या है, हमारा एक नज़रिया जो हम देते हैं वो मत है हमारा, और उसको दान करते हैं। तो जो लोभ लालच में आकर दान जब करते हैं ना, तो उसको नतीजा अच्छा नहीं मिलता। लोगों को निस्वार्थ भाव अब तक जो जितने भी नचीते रहे हैं, जब तक इन मतदाताओं ने, आपकी गांव की जनता ने अपनी सरकार जो चुनी है, उन सरकार अब तक खरी नहीं उतर पाई है, इन सब ग्रामीणों का आरोप है। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखो, उसमें यह रहा कि जो भी अभी तक सरकार आई है तो चुना कोई गया है और सरकार किसी और ने चलाई है। तो कारण वो रहा है कि कोई कंट्रोल कहीं और। क्या आपका मतलब रिमोट कंट्रोल से सरकार चली है? रिमोट कंट्रोल से सरकारें चली है। तो अब किस प्रकार चलेगी? शिक्षा का अब हो सकता है कि सरकार ने इस बार तो शिक्षा का तो पूरा पैटर्न ही खत्म कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है इस बार। तो सरकारें चाहती क्या है, समझ में नहीं आता है कि राजस्थान सरकार ने ये नियम क्यों बनाया। पिछली सरकार ने पढ़े लिखे सरपंच को जो 10वीं तक के पास का नियम था वो हटा दिया। क्यों, क्या कारण रहा? किसको फायदा बचाना चाहती है सरकार? क्या पूरे प्रदेश में एक भ्रष्टाचार का माहौल बनाना चाहती है? हमारे युवाओं की सबसे बड़ी मांग यही है कि कम से कम पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, वही हमारी सरकार, हमारा गांव का मुखिया, हमारा गांव का सरकार हो। जो पढ़ा लिखा होगा तो गांव का विकास होगा। अब तक जिन सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है, इसका भी ये लोग विरोध करते हैं कि कम से कम आज से पहले 10वीं तक और 8वीं तक कम से कम ये शिक्षा अनिवार्य की थी। इस बार राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पढ़े लिखे व्यक्तियों को अनपढ़ के बराबर अपनी वैल्यू कर दी है। तो शिक्षा में पढ़ने का क्या फायदा? युवाओं को सबसे बड़ा दर्द इस बात का सता रहा है। और युवा एक ही बात करें कि कम से कम राजनीतिक क्षेत्र में वो आए तो शिक्षा अनिवार्य हो, और अनिवार्य होगी तब इस गांव का विकास होगा। इस प्रकार अनपढ़ ऐसे लोगों को जब सरकार अपना मुखिया बनाएगी, अपनी सरकार चुनी जाएगी और गांव का सरपंच होगा, तो किस प्रकार विकास होगा, ये युवाओं का सबसे बड़ा दर्द है। हम और भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? जयंत, आप युवा हैं और युवाओं को लेकर आने वाले सरकार और आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? हमारी सरपंच से तो यही आशा है कि जो भी कार्य हो, हमारे अच्छा शिक्षित सरपंच आए और हमारे गांव का विकास करवाए। सबसे बड़ी चीज़ हमारे जो यहाँ पे जो सीनियर स्कूल है वो 70 साल पुरानी स्कूल है, जहाँ पे आज आप चले जाओ तो पट्टियाँ गिन सकते हो आराम से कि इतनी पट्टियाँ हैं, और वो इतनी जर्जर अवस्था में कि थोड़ा ज़्यादा भूकंप, थोड़ा सा भी अगर ना हो ऐसा, तो अगर भूकंप आ जाए तो नीचे भी गिर सकती है। तो फिर आपके माता पिता और यहाँ का गांव के मुखिया आपके फिर स्कूल में जाने के लिए किस प्रकार की अनुमति दी जाती है? अनुमति फिर और कहीं है नहीं, प्राइवेट स्कूलों में फीस। देखिए इस बच्चे का दर्द, ये कह रहे हैं मैं मौत के साये में बैठकर कम से कम हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, क्योंकि लंबे समय से जब से स्कूल बनी है उसका किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है, किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, किसी प्रकार की मरम्मत नहीं हुई है। ये जर्जर हालत में है और उस हालत में इन बच्चों को विद्यालय में जाकर अपनी विद्या ग्रहण करनी पड़ती है। तो एक तरफ विद्याओं का भार है तो दूसरी तरफ अपने ऊपर जान बचाने की जोखिम रहती है। तो ऐसे बच्चे किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार अपने आप में एक चुनौती को स्वीकार करके एक नए क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। तो आने वाले सरपंच से सबसे एक ही युवाओं की मांग है और इन विधायक और MP साहब से भी निवेदन है कि वो कम से कम एक बार इस विद्यालय में आकर इसका मौका मुआवना करें और कम से कम इस विद्यालय का निर्माण कराएं, इस विद्यालय की मरम्मत कराएं, जो एक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ऊपर से गिरने का जो खतरा मंडराता है वो उससे मुक्त होकर कम से कम अपने आप में स्वस्थ और एक विचारधारा के साथ वो पढ़ सकता है। आप लोग सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, थावड़ा।